एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है और इसका सी लैंग्वेज में यूज़ क्यों और कैसे होता है, राइट। तो ये हम आज की इस वीडियो में देख रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हम लोगों ने देखा कि वो ये था कि वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फिर उन वेरिएबल के वैल्यूज़ को हम लोग कैसे चेंज करते हैं और फिर जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनके वैल्यूज़ अगर हमको टर्मिनल पे आउटपुट करना है तो हम लोग कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्रिंटफ के हेल्प से हम लोग कैसे टर्मिनल पे आउटपुट करते हैं, राइट। तो ये सब हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ठीक है, मतलब अभी तक तो हम सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करते थे और एक वैल्यू से उसे इनिशियलाइज करते थे या असाइन करते थे और प्रिंटफ के हेल्प से हम लोग टर्मिनल पे आउटपुट करते थे। लेकिन अगर हम चाहें कि हम टर्मिनल से यूज़र से इनपुट लें कुछ वैल्यूज, तो वो कैसे होता है, राइट। तो वो होता है स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से, राइट। तो अगर तुम देखोगे तो स्कैनफ फंक्शन क्या है, तो वी यूज़ स्कैनफ फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसका मतलब कि हम लोग को मान लो कि अपने कोड में कुछ ऐसा सिचुएशन आया जहां हमें यूज़र से इनपुट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम दो नंबर्स को ऐड करने का तुम्हें अगर कोड लिखना है तो तुम चाहते हो कि जो भी ये नंबर्स है वो यूज़र से इनपुट है, राइट। तो तुम्हें पहले लेना है इनपुट ए एंड बी, फिर तुम्हें ए प्लस बी कंप्यूट करना है और फिर तुम प्रिंटफ के हेल्प से जो भी वैल्यू आया ए प्लस बी का, मान लो कि तुमने उसे सम में स्टोर किया, राइट। तो वो तुम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से तुम टर्मिनल पे आउटपुट कर रहे हो, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो काम है, जो कि मतलब हम लोग यूज़र से इनपुट का काम है, तो वो हम लोग यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं टर्मिनल पे, वो हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो वो काम होता है स्कैनफ के हेल्प से। और जो सिंटैक्स है स्कैनफ का वो ये है कि स्कैनफ तुमको लिखना है वर्ड, फिर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। लाइक %d होता है इंटीजर के लिए, %f होता है फ्लोट के लिए, %c होता है कैरेक्टर के लिए, राइट। तो ये तुम्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे कोई एक डालना होगा। फिर कॉमा के बाद %, ये जो सिंबल है इसे हम लोग %, कहते हैं। और %, के बाद वेरिएबल का नेम, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू टर्म है वो ये है कि यहाँ पे %, का मीनिंग क्या है, राइट। ठीक है, तो %, का देखो मीनिंग सिंपल है कि %, जो है वो तुम्हारा इसलिए है ताकि तुम वो जिस लोकेशन में वेरिएबल स्टोर है उस लोकेशन का एड्रेस आ जाए। तो तुम बेसिकली स्कैनफ फंक्शन से तुम कह रहे हो कि भाई अगर हमको इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना है, मान लो कि हमारे पास अगर वेरिएबल है इंट वैर, राइट। तो ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल, राइट। तो इसीलिए तुम्हारा जो स्कैनफ जो होगा, राइट, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %d। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाई हो रहा है %d से कि देखो स्कैनफ फंक्शन हम लोग जो भी इनपुट लेने वाले हैं वो एक इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल में होगा और यहाँ पे फिर हम लोग %, देंगे और जो वेरिएबल का नेम है वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो इससे तुम्हारा यूज़र इनपुट ले पाएगा और मान लो कि यूज़र ने इनपुट किया 2, राइट। तो इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो बेसिकली ये होता है स्कैनफ फंक्शन का यूज़। अब हम लोग देखते हैं कि हमें %, का यूज़ क्यों आया आखिर, राइट। ओके, तो देखो तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम कभी भी अगर हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो हमारे पास जो हमारा रैम है, राइट, तो ये हमारा रैम है। तो इस रैम में इस नाम का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक सेव हो जाता है। तो मान लो कि ये हमारा सेव हो गया वैर नाम से, राइट। अगर हम इसको बाहर लाएं तो ये हमारा वैर हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं, राइट। और फिर इस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। मान लो कि एड्रेस है 120, राइट। तो 120 जो है वो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है
और जो where है वो इस मेमोरी लोकेशन का नेम है, राइट। तो ये अंतर तुमको अच्छे से आना चाहिए, राइट, क्योंकि देखो किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एक नेम हो जाएगा और एक एड्रेस हो जाएगा। तो एक एड्रेस होता है, राइट। तो हम लोग एम% जो कहते हैं कि मतलब एम% वेर अगर कर रहे हैं तो इससे हमारा एड्रेस आता है। तो एड्रेस ऑफ वेर इन मेमोरी, राइट, कि उसका एड्रेस क्या है। तो इसका मतलब एड वेर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 120, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे वो 120 है, राइट। तो वो एड्रेस स्टोर हो जाता है, फाइन। तो ये होता है एम% वेर नेम का मीनिंग, कि इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड एम% इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन सी। तो ये सिंपली होता है स्कैनएफ का यूज। अब हम लोग एक सिंपल सा कोड देखते हैं कि एक्चुअली में हम लोग स्कैनएफ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने VS कोड पे, ओके। हमारा पिछले ट्यूटोरियल का कोड, इसमें हमें चूँकि ये 8th वीडियो है तो tut8.c हमने किया, ये हमारे पास आ गया। और जल्दी से इसका जो बेसिक हेडर फाइल्स हैं उसको ले लेते हैं, राइट। और फिर ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, ओके, ठीक है। तो डू नोट कि अभी तक हमने सिर्फ stdio.h हेडर फाइल को ही इंक्लूड किया, क्योंकि इसे इंक्लूड करने के बाद जो भी हमें कोड में लिखना है, राइट, जैसे कि printf हो गया, scanf हो गया, तो ये सारे फंक्शन का डेफिनेशन stdio.h फाइल में पहले से अवेलेबल है, राइट। तो इसीलिए हम लोग stdio.h फाइल को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ओके। तो मान लो, तो अब हमें देखना है, वी हैव टू यूज द scanf टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसके लिए पहले हम लोग को एक वेरिएबल डिफाइन करना है, int var1, राइट। फिर अब हमें इनपुट लेना है वेरिएबल 1 को यूजर से। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने सिंटेक्स देखा कि हमें स्कैनएफ यूज़ करना है और डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे हमारा जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d, राइट। अब यहाँ पे हमें चूँकि हमें उस मेमोरी लोकेशन में इनपुट लेना है, तो इसीलिए हम लोग एम% var1 कर रहे होंगे, जो कि वेरिएबल का नेम है। तो यहाँ से इनपुट हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नाउ आउटपुट दी var1 वैल्यू ऑन दी टर्मिनल। तो ये अब अगर हम लोग को var1 का जो वैल्यू है वो हम चाह रहे हैं कि टर्मिनल पे आउटपुट जाए, तो उसके लिए हमें पता है कि हम लोग printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। और मान लो कि अगर कुछ लिखना है कि दी वैल्यू ऑफ var1, लेट अस से var1 इज, यहाँ पे अब तुम्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है जो कि %d और /n से मैंने न्यू लाइन में किया और फिर var1 दिया, राइट। तो डू नोट कि यहाँ पे हमें एम% का नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग उस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को फेच कर रहे हैं, ना कि उसमें स्टोर कर रहे हैं, राइट। ये हो गया। तो var1 और फिर फाइनली बोल दो कि से एवरीथिंग वेंट फाइन, कि भाई हमने जो भी कोड लिखा वो अब लगभग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग रिटर्न 0 कर रहे होंगे, ओके। तो अब हम लोग इसको रन करेंगे अपने टर्मिनल पे। तो पहले gcc tut8.c से हम इसे कंपाइल कर रहे होंगे। तो ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ, कोई एरर नहीं। इसको ओके, अब हम लोग इसको रन करेंगे a.exe से। तो आउटपुट पहले ये यूज़र से इनपुट लेगा, राइट। तो यहाँ पे डू नोट कि अभी तक कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वेट कर रहा है कि तुम एक नंबर इनपुट करो। तो मान लो कि हमने एक इंटीजर वैल्यू दिया 100। अब देखो, अब जो आउटपुट आया वो आया द वैल्यू ऑफ var1 इज 100। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली में हुआ ये कि इस लाइन में हमने वेरिएबल से इनपुट लिया कि var1 में यूज़र कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाहता है। तो उसके बाद उसने जो भी वैल्यू स्टोर है var1 में उसको वो आउटपुट किया, राइट। तो यहाँ पे अगर तुमको अच्छे से कम्युनिकेट करना है यूज़र से, तो तुम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दो कि मतलब इंटर द वैल्यू ऑफ var1, राइट। और यहाँ पे /n दे दो ताकि ये न्यू लाइन में जाए। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं
ये मेरा कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं। इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ var1, जो कि एक मतलब अच्छा कम्युनिकेशन है यूज़र और कोडर के बीच, राइट। तो अब मैं अगर 10,000 अगर डालूँ तो वैल्यू आ गया 10,000, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक नॉलेज अबाउट द स्कैनर फंक्शन। अब देखो इसके यूज केसेस काफ़ी सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहला, डू नोट कि हमने यहाँ पे var1 को इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। तो कोई फ़र्क नहीं है, ये यहाँ पे तुम अगर इनिशियलाइज कर रहे हो और यही स्टेटमेंट को तुम कॉपी करो और यहाँ पे तुम पेस्ट करो, तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पे var1 का जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो गया 10 से, मतलब var1 के रेक्टेंगुलर ब्लॉक में या फिर मेमोरी लोकेशन में 10 वैल्यू स्टोर है। और फिर यहाँ पे हम लोग जो भी var में स्टोर है वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं लाइन नंबर 9 में, राइट। तो वो आउटपुट हो जाएगा। फिर हम लोग कह रहे हैं यूजर से कि अब आपकी बारी है, आप इस वेरिएबल में कोई एक नंबर इनपुट कीजिए। तो वो इनपुट देगा, फिर जो भी वैल्यू यूज़र ने इनपुट किया वो आउटपुट हो जाएगा। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो पहले इसको टर्मिनल को क्लियर करते हैं। ओके, CLS से होगा। ओके, और फिर इसे कंपाइल करते हैं कि tut8.c, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। a.exe से हम लोग ये करते हैं। तो डू नोट कि पहले हमारा जो भी वैल्यू था var का वो 10 आ गया। अब मांग रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ var1। तो मान लो हमने 20 डाला तो आ जाएगा 20, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल लें, मान लो कि तुम्हारे पास एक और वेरिएबल है var2, राइट, और तुम चाहते हो कि एक साथ उसको भी हम लोग इनपुट लें। तो तुम्हें करना क्या है कि ये जो %d है, राइट, ये %d के कॉरस्पॉन्डिंग तुम एम% वेरिएबल नेम दो, और जो दूसरा %d है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम% वेरिएबल नेम दो। तो जैसे यहाँ पे अब हमें var2 चाहिए, राइट। सिमिलरली हम लोग printf के हेल्प से दोनों वैल्यूज़ को एक साथ आउटपुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें and the value of var2 is again %d। तो ये वाला जो %d होगा वो होगा var2 के लिए, राइट, सिंपल। तो ये हमने ये किया, इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ var1। तो एक्चुअली एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इंटर द वैल्यू ऑफ var1 एंड var2 कर देते हैं, राइट। इससे थोड़ा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, राइट। तो ये हम लोग इसे कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ var1 एंड var2। तो फर्स्ट हमने इनपुट दिया 10, तो ये इनपुट var1 में स्टोर हो गया। फिर 20 दिया तो ये इनपुट var2 में स्टोर हो। तो आउटपुट जो आया, डू नोट कि द वैल्यू ऑफ var1 इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ var2 इज 20, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कैनफ। सिमिलरली तुम लोग अगर तुम्हें फ्लोट डेटा टाइप के लिए या फिर कैरेक्टर के लिए करना है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके तुम इनपुट या आउटपुट कर सकते हो टर्मिनल के थ्रू, राइट। I hope okay, so this was it for this video. Thank you.